हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टू द पॉइंट बाय डॉक्टर खुशबू जैन। एंड इफ यू आर न्यू एट माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन लाइक एंड शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन वेरी फर्स्ट। फाइन, तो ये जो वीडियो है हमारा, ये यूजीसी नेट पीवाईक्यू ऑफ नवंबर 2021 वाला जो क्वेश्चन हुआ पेपर हुआ था कॉमर्स का, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने 20-25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। नाउ हम आगे के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। फाइन, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। करेक्ट आपको पूछा है रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फाइन, सो फर्स्ट में तो आपका दिया हुआ है फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशन। ये फॉर्मूला आपका एक्चुअली है ना, ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आएगा ऊपर। फाइन, सो ये है फॉर्मूला आपका म्यू डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये फॉर्मूला गिवन है। सो ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका कि इफ वैल्यू इन अ सीरीज आर नेगेटिव the standard deviation is also negative, it is not compulsory, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई वैल्यू आपकी सीरीज की नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो नेगेटिव फॉल करेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इफ वैल्यू इन अ सीरीज मल्टीप्लाइड बाय म्यू, है ना, द वेरिएंस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 36। नहीं, सच कोई प्रॉपर्टी आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड नहीं है। लास्ट है आपका कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो सिर्फ आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज द राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फाइन, चलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते समय, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फिक्स करते समय कौन सा प्राइमरी डिटरमिनेंट इसमें नहीं है ना। मार्क द वर्ड नोट आपको पूछा है। फाइन, सो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है दैट इज चेन एंड स्पान। ऑब्वियसली हम लोग चेन एंड स्पान को कंसीडर करते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेन और स्पान का क्या मीनिंग है। चेन का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उनका जो बाइफिकेशन होता है वो एक पर्टिकुलर फ्लो में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। फाइन, एंड स्पान, स्पान यानी कि टाइम पीरियड, है ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स को दी जाती है या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा हमारे जो लेबर्स है या हमारे अदर एम्प्लॉइज हैं उनको दी जाती है, तो उसका एक टाइम फिक्स होता है। सो वी कंसिडर टाइम एंड स्पान। फाइन, कैपेसिटी एंड लोअर नीड्स, ये एक जो फैक्टर है दैट इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू डिटरमाइन योर स्ट्रक्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, पावर एंड कंट्रोल, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में पावर एंड कंट्रोल यानी कि जो बीओडी है उनका पावर और सेंट्रलाइजेशन ऑफ दी पावर्स उनके पास थोड़ा ज्यादा होगा। सो पावर एंड कंट्रोल कैपेसिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। फाइन, अगला है आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि कोलैबोरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंटीग्रेशन है वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको फिक्स आउट कर रहे हैं। फाइन, सो सिर्फ एक जो बी वाला जो ऑप्शन है कैपेसिटी एंड लोअर नीड्स, दिस इज द ऑप्शन कि जो आप कंसिडर नहीं करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं। फाइन, सो ऑप्शन बी हियर इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग योर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपको मैच करना है ना। सो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइसिंग गिवन है, इस तरफ आपको दिए हुए हैं उनके मीनिंग। फाइन, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। सो रामजी प्राइसिंग आपको पता होना चाहिए कि रामजी प्राइसिंग क्या है कि प्राइस डेविएशन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जनरल मीनिंग क्या होता है रामजी प्राइसिंग का कि आप जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं वो ज्यादा आप माइंड में रखेंगे कि सोशल वेलफेयर पर्सपेक्टिव से आप प्राइस सेट करते हैं। फाइन, सो यहाँ पर ए का जो ऑप्शन है दैट विल बी सी। फाइन, नेक्स्ट आपका है बी का है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि टू
स्कीम द क्रीम वेरी फर्स्ट, यानी कि आप जब प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, सो आप सेट करेंगे हायर साइड, हायर प्राइस आप सेट करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आईफोन, फाइन, जब आईफोन लॉन्च होता है तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, सो यहाँ पर जाएगा आपका बी के साथ स्कीमिंग प्राइसिंग, यानी कि सेटिंग अ हाई प्राइस व्हेन अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रेजुअली, फिर आप क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे, फाइन। अगला है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यानी कि जनरली, मतलब जनरली एक्सेप्टेड ये मेथड है प्राइसिंग का, कि जितना कॉस्ट आपको प्रोडक्ट को बनाने में आया है उसके ऊपर आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। सो ये क्या है आपका फुल कॉस्टिंग प्राइसिंग भी बोलते हैं। इट इज अ फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट अलाउज इंक्लूड मार्कअप फॉर द टारगेट रिटर्न, फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन जस्ट अपोजिट है आपका स्कीमिंग से। स्कीमिंग में आप क्या करते हैं कि जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तब हायर प्राइस सेट करते हैं। पेनिट्रेशन में क्या करते हैं कि यू ट्राई टू पेनिट्रेट द मार्केट। आप क्या करते हैं जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तब आप क्या करेंगे, लोअर लोअर प्राइस सेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, फाइन। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज योर करेक्ट ऑप्शन, फाइन। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से लेकर। सो आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन और इनकरेक्ट ऑप्शन की दोनों स्टेटमेंट का स्टेटस क्या है। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज डेलीगेशन इज एन इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है कि डेलीगेशन, आप जब किसी व्यक्ति को आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी आप उसे दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, तब आप उसका जो डेलीगेशन का जो प्रोसेस होगा वो बेस्ड होगा उसके बिहेवियर एनालिसिस पर, फाइन। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। जो स्टेटमेंट सेकंड है दैट इज डेलीगेशन इज एन इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस विच नीड एनकरेजमेंट एंड रीएनफोर्समेंट। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म अमाइड कोविड-19 पेंडेमिक, foreign direct investment from countries that share border with India is allowed through। यानी कि जो हमारी इंडिया में जब कोविड पेंडेमिक जब आया था कोविड-19, तब अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर जो हो रहे थे डोमेस्टिक फर्म्स के अंदर, उसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एफडीआई में क्या अलाउ किया था, गवर्नमेंट रूट अलाउ किया था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, फाइन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ के जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कॉमर्स के एग्जाम में पर्टिकुलरली, फाइन। अकॉर्डिंग टू AS2, which is of following cost should be included in valuing the inventory of a manufacturing company। तो जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो AS2 है आपका वो रिलेटेड किससे है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, फाइन। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू AS2 which of the following cost should be included, should be included, I have highlighted this word, किसको इंक्लूड करेंगे आप, फाइन। तो सबसे पहले है आपका ऑप्शन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ऑब्वियसली फ्रेट एंड इंश्योरेंस आप इंक्लूड करेंगे जब आप इन्वेंट्री का आपने इंश्योरेंस कराया है। फ्रेट यानी कि इन्वेंट्री को अपने वेयरहाउस तक, अपने गोडाउन तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, फाइन। नेक्स्ट है आपका कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड किसका खर्चा है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इट इज नॉट अ एक्सपेंस ऑफ इन्वेंट्री, है ना। इन्वेंट्री का मतलब होता है फिक्स्ड, सॉरी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारे खर्चे, यानी कि उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से पहले के खर्चे, फाइन। सो कैरियज आउटवर्ड आपका ये इन्वेंट्री का खर्चा नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, फाइन। ऑप्शन नंबर सी है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। ऑब्वियसली फैक्ट्री प्लांट का जो डेप्रिसिएशन आपको जो लगता है दैट फॉल्स अंडर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सो हम लोग इसे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें, आपकी इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उस इन्वेंट्री की वैल्यू में आप इंक्लूड नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है आईसी से रिलेटेड, यानी इंडिफरेंस कर्व का एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज एन इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन।
कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ये इस तरह का शेप, यानी कि जो ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है वो शेप कैसा है, इस तरह से सी का शेप है। फाइन, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आईसी कर्व बनता है वो क्यों कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। फाइन, सो अभी हम लोग आगे, मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड इसमें इंक्लूड करा है जहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट पर्टिकुलर इस आईसी का मीनिंग क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व आपको ये बताता है कि आपके पास कोई दो कमोडिटी का ऑप्शन है या दो प्रोडक्ट का आपके पास ऑप्शन है, सो उसमें से आप क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सपोज करिए कि आपके पास ऑप्शन है मैंगोज इन बनानास का, तो आपको, और आपके पास जो रिसोर्सेज है दैट इज लिमिटेड। फाइन, तो आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्च आउट करना पड़ेगा कि आपको कितने बनानास खरीदने हैं और कितने मैंगोज खरीदने हैं। फाइन, सपोज आपके पास 5-5 किलो बनाना है मैंगो के ऑप्शन आपके पास है, बट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो खरीदने की आपकी जो कैपेसिटी है दैट इज लिमिटेड। फाइन, तो आप क्या करेंगे कि अभी आपको ये कॉम्बिनेशन आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फ्रूट ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। आपको 3 किलो बनाना लेना है या आपको 2 किलो एप्पल लेना है, या 3 किलो एप्पल लेना है, 2 किलो बनाना लेना है, इस तरह के कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं आईसी में, इंडिफरेंस कर्व में। सो जो इंडिफरेंस पॉइंट होगा वो आपको ये बताएगा कि हाँ, कि 3 किलो बनाना और 2 किलो एप्पल लेने पर आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। फाइन, सो ये आपको दिखाता है इंडिफरेंस कर्व। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये इसका रीजन नहीं है कि इसीलिए ये कॉन्वेक्स बनता है। फाइन, नेक्स्ट आपका है कि टू कमोडिटीज आर इन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सो दिस इज द राइट रीजन कि आपका जो आईसी होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। फाइन, नेक्स्ट आपका है डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज, ये एक रीजन है कि आपका जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स बनता है। फाइन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज का यहाँ पर कोई लेना देना आपका नहीं है। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड इंक्लूड करा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आईसी क्या होता है, कि एक आईसी जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज अ ग्राफ which shows combination of two goods that provide consumer with the same level of satisfaction or utility. Fine, आपको दो कमोडिटीज में से, दो वेरिएबल्स में से आपको एक चॉइस प्रोवाइड करेगा आईसी ग्राफ कि आपको कितना क्वांटिटी, कितना कमोडिटी लेना चाहिए। फाइन, यहाँ ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कर्व है ये है आईसी कर्व, है ना, ये जो आपका कर्व आपको दिख रहा है दैट इज आईसी कर्व। यहाँ जो इसका जो शेप है ये कैसा है, कॉन्वेक्स, यानी कि ये जो इस तरह से जो शेप आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अगर यही शेप अगर इस तरह से आता है, सो ये क्या है आपका कॉनकेव, इसको बोलते हैं, है ना, कॉनकेव इसको बोलते हैं। सो जो आईसी कर्व है वो हमेशा कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। और वो इसीलिए बनता है कि डिमिनिशन मार्जिनल लो ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके पास जब दो कमोडिटी है तो आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन या परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करना चाहते हैं कि 5 किलो एप्पल, 5 किलो बनाना में से आपको सिर्फ 3 किलो बनाना और 3 किलो आपको एप्पल लेना, तो आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन डिसाइड किया है जहां पर आपको क्या है, दोनों जो कमोडिटीज है वो एक दूसरे की इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो है ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बट आप जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लॉ के बेस पर, और उसी लॉ की वजह से जो आपका ये कर्व है वो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज हाईलाइट करी है कि जो आईसी कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे स्लोप डाउनवर्ड होता है। जो आईसी कर्व है कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। फाइन, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक, यानी कि उसका जो मार्जिन जो है, मार्जिन ऑफ सिलेक्शन है वो मिनिमम है या उसका मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका आईसी कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स मतलब कि उनका शेप कैसा होता है, ये इस तरह का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब आपका आईसी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करता है, यानी कि हायर साइड जा रहा है और जितना हाई जाएगा उतना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा प्रोवाइड करेगा। फाइन, लास्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट द एक्सेस, यानी कि ये जो एक्सेस है आपकी, समझ लो कि ये आपकी एक्स एक्सेस है और यहाँ पर आपकी वाई एक्सेस है, तो ये इन दोनों पॉइंट को कभी भी टच नहीं करेगा। फाइन, तो ये कुछ अजम्पशन या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं आईसी की। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन। आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फाइन, आपको इस तरफ कुछ सेक्शन दिए हुए हैं और आपको उन सेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको पता करना है कि कौन सा पेमेंट किस सेक्शन में फॉल करेगा। फाइन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। सो पढ़ लेते हैं हमारा कि फर्स्ट जो ए है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA इज रिलेटेड टू पेमेंट मेड टू इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आईआईटी में आपने डोनेशन या पेमेंट किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो फॉल करता है आपका सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 2AA में। फाइन, सेकेंड आपका जो बी है सेक्शन 35 सबसेक्शन ए सेकेंड ए। फाइन, सो जो बी वाला है आपका पेमेंट मेड टू कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक, आपने किसी कंपनी को पेमेंट किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। सी वाला जो ऑप्शन है दैट इज 35 सबसेक्शन ए सबसेक्शन 3 शेड्यूल 3। फाइन, सो ये आपका है सी वाला है। सी में आपका है 2 पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। ये जो आपका सेक्शन है ये पर्टिकुलरली सिर्फ सोशल साइंस के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 शेड्यूल 2 लिस्ट 4। फाइन, सो ये इसके लिए जो आपका है ऑप्शन नंबर 1 पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। फाइन, सो ये फैक्ट बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सारे सेक्शंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 बैंक्स का और 5 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है। तो आपको इसमें दिए हुए ऑप्शन में से यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशन या उसके कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं। फाइन, सो ऑप्शन नंबर डी है ना, फैक्ट बेस्ड है आपका। फर्स्ट आपका कौन सा है, आईएफसी आएगा इसके अंदर। फाइन, उसके बाद आपका आएगा मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और उसके बाद है आपका आईडीए है ना। तो आपका आईएफसी, ईडा एंड मीगा ये 3 इंस्टीट्यूशन है, जबकि आपके आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और जो सेकंड है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO भी आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। फाइन, तो ये एक स्लाइड मैंने यहाँ पर एड करी है, यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है IBRD, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है, ये 5 जो इंस्टीट्यूशन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्रिएशन करते हैं। फाइन, आईएमएफ आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या मॉनेटरी अफेयर्स को देखने के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली बना है ट्रेड यानी कि व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। फाइन, सो वो दोनों इसके पार्ट नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस पावर टू फॉर्म, है ना, मतलब कि आपको इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जो नीचे आपको मार्केट के टाइप्स दिए हुए हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कि किसके पास प्राइसिंग से रिलेटेड सबसे कम पावर है, किसके पास प्राइसिंग से रिलेटेड फिर आपको असेंडिंग में जाना है, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। फाइन, सो फर्स्ट आपका मोनोपोलिस्टिक है, सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन, डिओपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली, है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्राइस फिक्सिंग का जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो आपके मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होता है सेलर के पास। फाइन, सो ऑप्शन नंबर डी आपका लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ से एक ऑप्शन से ही आपको समझ में आ गया होगी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। फाइन, फिर भी सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। बी परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट में है, एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल इजी है। सो ये एक ऐसा मार्केट को परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है जहां पर कि जो प्राइसिंग का पावर जो सेलर के पास बहुत कम या आप बोल सकते हैं नहीं के बराबर होता है ना, क्योंकि उसे वही मार्केट अगर उसे सस्टेन करना है तो मार्केट में जो रेट परसिस्ट है या जो रेट चल रहा है प्रेजेंटली उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। ही हैज नॉट पावर टू फिक्स इट्स ओन प्राइस। फाइन,
सो जो बी है, जो परफेक्ट कंपटीशन वाला जो सेलर है, वहां पर सबसे कम होगा। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फाइन। उसके बाद आपका आएगा ई, ड्यूओपोली। ड्यूओपोली मतलब सॉरी, ड्यूओपोली नहीं, उसके बाद आएगा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में आपके पास क्या होता है? फ्यू सेलर्स होते हैं, फाइन। और ड्यूओपोली में कितने होते हैं? ओनली 2 सेलर्स, फाइन। सो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में सबसे कम, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक में, उसके बाद ओलिगोपोली में, फिर ड्यूओपोली में, फिर मोनोपोली में। मोनोपोली में सबसे ज्यादा, बिकॉज आप मार्केट में एक ही सेलर अवेलेबल है, ही इज द ओनली प्लेयर, सो वो अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स कर सकता है, फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका है वो करेक्ट ऑप्शन है, फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ, है ना। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सी बार जो हमारी फॉरेन कंट्रीज से, जो फॉरेन कंट्रीज से कुछ प्रोडक्ट या माल को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं वहां से, तो वहां की जो गवर्नमेंट है, जो फॉरेन कंट्रीज की या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, वो उन कंपनीज को ग्रांट देती है या सब्सिडीज देती है, तो उससे क्या है कि उनके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम होने की वजह से वो डंपिंग करते हैं। डंपिंग यानी कि बहुत कम प्राइस में वो हमारी कंट्री में बेचने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। सो इसी डंपिंग को रोकने के लिए, डंपिंग का मतलब यही होता है कि उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस उनकी कंट्री में परसिस्ट कर रहा है, उससे कम प्राइस में वो हमारी कंट्री में माल को बेचेंगे। सो इससे क्या होगा कि जब डंपिंग होता है, डंपिंग की वजह से क्या होता है, हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हार्म होते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नुकसान होता है। सो इसी नुकसान से बचने के लिए, इसी सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या लगाती है? सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि चाइना है, चाइना ने अगर एक कोई फोन बनाया है 100 रुपए में, फाइन। वहां की गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने उस कंपनी को कुछ सब्सिडी दिया था, सो उस प्रोडक्ट का प्राइस और कम हो गया, फाइन। 70-80 रुपीज में अब उसको वो प्रोडक्ट पड़ रहा है। सो प्राइस कम, यानी कि वहां पर उसको 70-80 में पड़ रहा है, और वो एक्सपोर्टिंग की वजह से उसको सब्सिडी मिल रहा है, तो वो 70-80 का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में कितने में बेचेगा? वो 50-60 में बेचने के लिए भी तैयार हो जाएगा, बिकॉज उसको सब्सिडी मिल रहा है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर, फाइन। सो अगर डंपिंग जब करता है, यानी कि उसकी कंट्री में उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, हमारी कंट्री में जब वो बेच रहा है तो और कम प्राइस पे बेच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक मार्केट को हार्म करता है। सो डंपिंग से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट सीवीडी लगाती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाती है। चलिए, ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दिया हुआ है। एक तरफ आपको रिस्क के टाइप्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है उस रिस्क का मीनिंग क्या है, फाइन। सो सबसे पहला है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होती है? एक सिस्टमेटिक रिस्क है कि मार्केट में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, स्पार्क आ रहा है, तो वो इफेक्ट करेगा पूरी इंडस्ट्री को, पूरे इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमिक मार्केट को, फाइन। सो मार्केट रिस्क से के साथ जाएगा आपका नंबर 3 कि वेरिएशन इन प्राइस स्पार्क ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इवेंट। सो एक के साथ क्या क्या फिट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, फाइन। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये अनसिस्टमेटिक है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है, इसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। और इसके साथ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू द एसोसिएटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, फाइन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के साथ जाएगा ऑब्वियसली बियॉन्ड इट्स कंट्रोल लिखा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल में, यानी कि एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क में आपका ऑप्शन नंबर 2, अराइज ड्यू टू द चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशन कॉज्ड बाय कंडीशंस थ्रस्ट अपॉन द फर्म व्हिच आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, फाइन। नाउ लास्ट वन, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, इंटरनल business risk associated with the efficiency with which a firm conduct its operation within the ब्रॉडर, है ना, विद इन द ब्रॉडर। तो ये आपका हो गया इंटरनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, है ना, फॉल्स पूछा है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इंडिकेट द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक पर्स यानी कि जो आप सारा डिजिटलाइजिंग जो पेमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड आपको पूछा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, ये सारा कुछ उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट फॉल्स
है ना। तो फर्स्ट आपका है रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन। तो अभी तक इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। रेटिनल का मतलब आपकी जो आई रेटिना होता है उससे पैटर्न का वेरिफिकेशन करके, सो इस तरह का कोई अभी अवेलेबल नहीं है। विजुअल रिकॉग्नाइजेशन नहीं, ये भी अभी अवेलेबल नहीं है। सी है आपका नो रिस्क ऑफ बेड पेमेंट। ये तो रिस्क होता ही है जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क होता है बेड पेमेंट्स का। फाइन। एंड लास्ट है आपका मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट विद नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। और आपको पूछा है फॉल्स। तो फॉल्स में क्या आएगा आपका ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फॉर अ गिवन सेट ऑफ पेयर डाटा द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव बीन कैलकुलेटेड एज बीइंग इक्वल टू आर bxy and byx respectively. Fine. Now each of the value of x series is divided by 5. है ना? What effect does it have on each of these coefficient? Fine. So regression coefficient की एक जो property है कि it is independent of scale, not origin. है ना? It is independent of scale. यानी कि अगर आप चाहे divide कर रहे हैं, multiple कर रहे हैं, so there will be no change. Option number D here is your correct answer. चलिए here I have attached a slide regarding properties of regression coefficient, है ना. You can go through it for a better understanding regarding the coefficient या regression coefficient. Fine. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग डिविडेंड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड द फर्म शुड फॉलो इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग all positive NPV project and paying out a dividend if and only if fund are available। यानी कि ये जो बात कर रहा है आपकी किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडुअल थ्योरी की बात कर रहे हैं, रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड, जो कि क्या बोलती है कि द रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी इज द डिविडेंड पॉलिसी वेयर अ कंपनी यूज इट्स अर्निंग to pay capital expenditure first and then pay dividend with any remaining earning. This policy is based on the idea that the company dividend decision is directly related to the investment policy. Fine. चलिए okay, so it was all about today's discussion. Fine. If you want this PPT or any other note, you can mention in comment section. I will make it provide it to you all. Fine. And thank you so much. हम मिलते हैं हमारी next video में. Stay tuned with our channel. Thank you so much. Bye bye.